नया IBN 7 हौसला है। बात नेपाल की, बात नेपाल में आई तबाही की। तबाही तो आकर चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई ऐसा दर्द जिसकी टीस अभी भी बना हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे नेपाल का वो दर्द जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। जी हां, बर्बादी के निशान कितने भयानक होते हैं। नेपाल में दर्द से कराह रहे कई जिस्म, इसकी एक छोटी सी मिसाल है। नेपाल में आए भूकंप के बाद दुनिया भर के करीब 17 देशों से 21 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीमें यहां पर मौजूद हैं। यहां आए कुल डॉक्टर्स की संख्या सैकड़ों में है। नेपाल में भूकंप के बाद जिस तरह की त्रासदी हुई है, उसके बाद ये डॉक्टर्स और नर्सेज ही नेपाल के इन लोगों के नए हीरो हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस महिला को भूकंप ने जो दर्द दिया है, उसे जानकर आपका दिल भर आएगा। महिला पूरी तरह बेहोश है और बराबर के बिस्तर पर लेटा मासूम मां के होश में आने का इंतजार कर रहा है। इस बच्चे को नहीं मालूम कि उसकी मां को क्या हुआ है। मां को जगाने के लिए कई बार फूट फूट कर रोता है, लेकिन आंखें फिर सूख जाती हैं। इस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि खुद उसे क्या हुआ है। मां बेटे पर जो गुजरी है वो उस भयानक त्रासदी का बस एक चेहरा है। आपको बता दें कि बिस्तर पर लेटी महिला अब कभी नहीं चल पाएगी। मां बेटे को जब मलबे से निकालकर अस्पताल लाया गया तो मां के दोनों पैर खराब हो चुके थे, जिन्हें काटना पड़ा। उसके बाद से ये मां होश में नहीं आई है और ये मासूम बराबर के बिस्तर पर बैठा अपनी मां की आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। हम तो सिर्फ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनका ये तो जीवन भर का उनका हम तो अब ट्रीटमेंट करेंगे, पर वो इसके साथ जीवन भर के रहना है। उनका पीड़ा तो उन्हें सारे वो लड़की सिंधुपाल्चोक से आई है। जब अर्थक्वेक हुआ था उस टाइम में उसका बहुत पैर में चट्टान आके गिरा था, इसलिए बहुत पैर काटना पड़ा। आपने मां की हालत तो सुन ली, अब आपको बता दें कि ये बच्चा भी बहुत गहरे दर्द से गुजर रहा है। जी हाँ, इस भूकंप ने इस मासूम को भी ऐसे जख्म दिए हैं जो सारी जिंदगी इसे उस हादसे की याद दिलाते रहेंगे। आइए आपको डॉक्टरों की जुबानी सुनवाते हैं कि इस बच्चे पर क्या गुजरी है। उसका बेबी सिर्फ 4 साल का है। उसका भी 3 फिंगर्स नहीं है, लेग का 3 पैर नहीं, 3 फिंगर्स नहीं, और उसका लेग भी का कंडीशन भी अच्छा नहीं है। उसका भी एम्पुटेट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो अभी नहीं बोल सकते हम। उसका इस हालत में वो दोनों अकेले, उसका हस्बैंड दुबई में कमाना जा गया है। ये तो बस एक परिवार की कहानी है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। ज्यादातर मरीज गंभीर हालत में यहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें फौरन ही ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में भी लाइन लगी हुई है। अकेले काठमांडू में करीब 20 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। मुश्किल ये है कि लगातार यहाँ पर पेशेंट्स आए जा रहे हैं नेपाल के अलग अलग इलाकों से, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा है और डॉक्टर्स काफी कम। डॉक्टर्स की कमी एक मुश्किल है, वहीं ट्रेंड नर्सेज की कमी भी बहुत बड़ी मुश्किल के रूप में सामने आ रही है। We have a problem of nurses, well-trained nurses here in orthopedics, especially in orthopedic. We have very few, and we have few doctors here in this hospital. So we need more manpower in this thing, and we don't know how many patients are coming. You know, they just airlifted. They were airlifted from Gorkha. Now this is from the Kabre Falancho. So more are coming. So we have a big problem here. So I think with your help we can solve the problem. दर्द सिर्फ मरीजों का ही नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर मौजूद कई डॉक्टर्स के परिवार भी उस त्रासदी का शिकार बने हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में सभी अपना गम भूलकर दूसरे के जख्म धोने में जुटे हैं। अपने लोग हैं तो अपनी पढ़ाई किया है तो कुछ काम करना पड़ेगा इस टाइम में। फर्स्ट इम्पोर्टेंट अभी तो अपना प्रोफेशन लोगों को देखना पड़ेगा। फैमिली तो एक प्लेस में रख के आ सकते हैं कि टाइम के लिए। अभी कितने डॉक्टर्स हैं जिनका फैमिली अफेक्टेड है, एनीवे दे आर कमिंग फॉर देयर वर्क। अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे देश की ये हालत ऐसा है। हमारा ड्यूटी ये है, हम पहले फर्स्ट पेशेंट देन फैमिली।
नेपाल मुसीबत में है और मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने हर संभव मदद पहुंचाई है। इस अस्पताल में भी कई भारतीय डॉक्टर दिन रात एक करके मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। अभी पेशेंट आया है, हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। अभी पेशेंट को अंदर इसका फ्रैक्चर है हिप में एंड इसको ऑपरेट करके हम लोग इनका हिप रिप्लेसमेंट, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। और इस तरह के पेशेंट्स कंटिन्यूसली यहाँ इनफ्लो आ रहा है पेशेंट्स का। हम लोग पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली ऑपरेट भी कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स को। और भी पेशेंट्स आ रहे हैं, नए पेशेंट्स भी हैं, पहले से एडमिटेड पेशेंट्स भी हैं यहाँ पर। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी सभी मरीजों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही इलाका है गोरखा रीजन, जहां अंतर्राष्ट्रीय दल के लोग मदद लेकर पहुंचे भी, लेकिन यहां ग्रामीण इलाकों में सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से परेशान लोगों तक पहुंचा नहीं जा सका है। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस इलाके में जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। कितने लोग हैं जो मलबे में अभी भी सांसें ले रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने बदकिस्मत होंगे जिनकी आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी होगी। यहाँ पर लंबेगर गांव में मीडिया के लोग पहुंचे तो गांव वालों ने अपनी आपबीती सुनाई। गांव के सभी घर मिट्टी के ढेर में बदल चुके हैं। अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। जो मलबा था वो ज्यों का त्यों पड़ा है। बड़ी तबाही बड़े जख्म देकर जाती है। नेपाल भी फिलहाल गहरे दर्द से गुजर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई हजार ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मदद का इंतजार है। मनोज सिंह, काठमांडू, IBN 7। एक तरफ दर्द का मंजर है तो दूसरी तरफ खुशी के कुछ लम्हे भी हैं, जिसे देखकर तबाही की टीस से उबरने में लोगों को मदद मिल रही है। नेपाल में भूकंप के बाद 9 मंजिला इमारत के एक मलबे से 5 दिन बाद एक महिला को जिंदा बाहर निकाला गया। वो महिला 128 घंटे तक मलबे में इस तरह फंसी रही कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसका हौसला मौत पर भारी पड़ा। एक 128 घंटे बिना खाना, बिना पानी, बिना रोशनी के 128 घंटे, 1000 टन मलबे के नीचे टूटी हड्डियों और सैकड़ों जख्मों के साथ 128 घंटे। एक ऐसी जगह जहां हिलना डुलना मुश्किल हो, जहां हाथ पांव हिलाना मुश्किल हो, ऐसी जगह पर 128 घंटे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे हालात में कोई फंस जाए तो वो कितने घंटे जिंदा रहेगा? शायद 1 या 2 दिन। लेकिन नेपाल में आई तबाही के बाद 9 मंजिला इमारत के मलबे में से 5 दिन बाद, यानी पूरे 128 घंटे बाद एक महिला को जिंदा निकाला गया। हौसले, जज्बे और उम्मीदों से भरी साहस की यह कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल को, जब 7.9 तीव्रता के साथ नेपाल की धरती बुरी तरह कांपने लगी। तभी काठमांडू के गोंगाबू इलाके में बना जन सेवा गेस्ट हाउस भी धराशायी हो गया। इसी गेस्ट हाउस में काम करती थी 25 साल की कृष्णा देवी खड़का। Rescuers say this entire area was covered with rubble and they had to dig 200 feet down to get here. He was buried underneath a cement slab for 5 days. You can see just how small it is next to this motorcycle in the basement of this 9-story building. भूकंप के वक्त कृष्णा देवी इमारत के बेसमेंट में थी। इमारत गिरी तो पूरा मलबा उनके ऊपर आ गिरा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उनके पास जमीन पर पड़ी एक बाइक के सहारे मलबा अटक गया। अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच बस इतनी ही जगह बची थी। इतनी सी जगह में कृष्णा देवी ऐसे फंस गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उनके हाथ, पैर और पीठ में जबरदस्त चोट आई थी। वो चीखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन हजारों टन मलबे के नीचे से उनकी आवाज बाहर निकल ही नहीं पाती। उनके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था और ये इंतजार खींचता गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया। हर बीतते वक्त के साथ जिंदगी की उम्मीद कमजोर पड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल कृष्णा हौसला जुटाती और फिर चीखती,
कि शायद इस बार कोई उनकी पुकार सुन ले। उधर ऊपर इस मलबे के आसपास से राहत बचाव कर्मी कई बार गुजरे, लेकिन उन्हें कभी कोई पुकार सुनाई नहीं दी। यहाँ के बाशिंदे दूसरे लोगों की मदद में जुटे थे। इस बीच मलबे में लोगों की तलाश के लिए स्नीफर डॉग्स की भी मदद ली गई, लेकिन कृष्णा के आसपास मौजूद लाशों से इतनी दुर्गंध उठने लगी थी कि स्नीफर डॉग्स भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाए। इसके बाद इस इलाके में इजरायली बचाव दल ने कदम रखा। आधुनिक तकनीक से लैस इजरायली बचाव दल की स्कैनिंग मशीनों ने पता लगा लिया कि मलबे के नीचे कोई दवा है और वो जिंदा है। इसके बाद यहाँ फ्रांस, नॉर्वे और नेपाली बचाव दल को भी बुला लिया गया और फिर शुरू हुई जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी She said, "Dukcha, dukcha, dukcha." It means painful. It's painful. I'm in pain. That was her first reaction, and then we started to talk to her, and we brought even one girl who knows her well to help her calm down, and she was able to calm down. I'm amazed by this lady. I don't know where she had the power from, how she survived, and she was able to speak and shout after more than 130 hours. It's really beyond any imagination. पहले क्रेन की मदद से मलबों को हटाया गया, फिर धीरे धीरे बचाव दल उस जगह तक पहुंचा जहां कृष्णा फंसी हुई थी। हेलमेट में लगे टॉर्च की मदद से बचाव कर्मी महिला तक पहुंचे और फिर उसे बाहर निकालना शुरू किया। यहाँ थोड़ी भी जल्दबाजी सबकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। फिर धीरे धीरे महिला को पत्थरों के बीच से खींचकर बाहर निकाला गया। कृष्णा देवी को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर निकाला गया तो हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इलाके का हर शख्स आज कृष्णा देवी के हौसले को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्राइम न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की तबाही की, नेपाल की त्रासदी की। सैलाब के बाद अब बिखरी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश की जा रही है। काठमांडू से लेकर माउंट एवरेस्ट तक, जहां जो भी मदद का इंतजार कर रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश जारी है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर कैसे चल रहा है ये राहत बचाव कार्य, आइए देखते हैं इन तस्वीरों से। बर्फ की सफेद चादर पर अब भी तबाही के निशान जहां तहां मौजूद हैं। अब ना छिपने के लिए कोई टेंट है, ना खाने के लिए ज्यादा सामान। लोग हसरत भरी निगाहों से आसमान पर टकटकी लगाए रहते हैं और जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर यहां पहुंचता है, लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट है। भूकंप आने के बाद यहां सब कुछ तबाह हो चुका है। एवरेस्ट बेस कैंप पे लोग फंस गए हैं। जमीन में हुई हलचल के बाद पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता खतरनाक हो चुका है, लिहाजा यहाँ फंसे लोग इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। इस तबाही की शुरुआत ठीक उसी वक्त हुई जब नेपाल में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। ये ठीक उसी वक्त का वीडियो है जब माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर बर्फ के सैलाब ने दस्तक दी थी। अचानक पहाड़ के एक छोर से तूफान की तरह बर्फ आता दिखाई दिया। लोग जान बचाने के लिए भागे। जोर से आवाज आई अर्थक्वेक खत्म होने के बाद, तो हमें लगा कि एवरेस्ट की तरफ से कोई एवलांच आ रहा है, तो सब एवरेस्ट की तरफ देख रहे थे। पर थोड़ी देर में पता चला कि लोग एवरेस्ट की तरफ ही भाग रहे हैं, तो हमें लगा कि एवरेस्ट की तरफ क्यों भाग रहे हैं ये लोग। तो पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा एवलांच, एक बड़ा क्लाउड हमारी तरफ आ रहा है। लोगों ने अपने छोटे से टेंट में शरण ली। जब तूफान गुजर गया तो हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही दिख रही थी। एक ही झटके में कई लोग बर्फ के सैलाब के साथ लापता हो गए। जो बेस कैंप है एवरेस्ट का, उधर से पूरा एवलांच आ गया। एवलांच आने की वजह से सभी का वो कुछ देर सांस रुक गई। 2-3 मिनट ये कंटिन्यू चलता रहा और इसी टाइम हमारा एक ग्रुप में है, इंडियंस ग्रुप में जॉस्ट, उसने वीडियो निकाला। उसमें पूरा दिखाया है कि एवलांच किस तरह आया है। और वो जब एवलांच आ रहा था तो हमें 100% लगा था, क्योंकि सामने से पूरा पहाड़ी आ रहा था, तो ऐसे लग रहा था हम लोग अभी खत्म होने वाले हैं। भूकंप ने एवरेस्ट बेस कैंप पर कैसी तबाही मचाई है, इसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ बेस कैंप पर कतार में लगे टेंटों का खूबसूरत नजारा है, तो दूसरी तरफ लाल, काले, पीले कपड़ों के चिथड़े दिख रहे हैं। देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बेस कैंप कभी यूं खूबसूरत हुआ करता था। भूकंप के बाद बचे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने का सिलसिला लगातार जारी है।
लेकिन यहाँ बड़े हेलीकॉप्टर लाना मुश्किल है और छोटे हेलीकॉप्टर में एक साथ इतने लोग नहीं आ सकते, लिहाजा बारी बारी से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।